अब चूँकि नेट का जो सिलेबस है, यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, तो काव्यशास्त्र के कुछ ऐसे टर्म्स हैं जैसे शैली विज्ञान हो गया या संरचनावाद हो गया, अस्तित्ववाद हो गया, अभिव्यंजनावाद हो गया या स्वच्छतावाद हो गया। तो उस समय तो हमें, जब हम ये चैप्टर्स पढ़ते हैं तो उस समय तो हमें समझ में आ जाते हैं कि एक्चुअली है क्या। पर एग्ज़ाम में हमको एकदम से वो क्लिक नहीं होता है कि इसका आंसर यही होगा, अभिव्यंजनावाद मीन्स यही होता है, क्योंकि हम उस कंसेप्ट को, उस टर्म को अच्छे से नहीं समझते हैं। तो अभिव्यंजनावाद होता क्या है, अगर आप उसको थोड़ा-सा डीप में पढ़ेंगे किसी भी टर्म को, तो आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद रह जाएगी। क्योंकि हाँ, अगर हमारा सिलेबस काफ़ी बड़ा है, उसको आप रट नहीं सकते हो। तो उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को समझते हुए चलना पड़ेगा। जो नाटक हैं, जो कहानियाँ हैं, उनको आप पढ़ के समझ सकते हो। और कहानियाँ भी ऐसे होता है कि अगर आपने एक कहानी को एक बार पढ़ लिया है, तो आपको वो कहानी अच्छे से याद हो जाएगी। अब कौन से उपन्यास का पात्र कौन-सा है, तो आप पात्रों को कितनी भी बार पढ़ लोगे, तो आपको वो याद ही नहीं होगा। अगर आपने उस उपन्यास के थोड़े से पेज पढ़ लिए, आगे से, थोड़े से पीछे से, थोड़े से में सेंटर से पढ़ लिए, तो फिर भी थोड़ा-सा आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली इस उपन्यास से ये वाला पात्र था। नहीं तो आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रहेगी, और आपको वो अगर लंबे समय तक उसको याद रखना है, मतलब एग्ज़ाम टाइम तक के लिए, तो आपको थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ। देखते हैं अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद क्या है, वो देखते हैं हम। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक जो थे वो थे वेंडिट क्रोचे, जिनका जन्म था 1866 को हुआ था, और उन्होंने अपने सिद्धांतों द्वारा इटली को इतना प्रभावित किया था कि सन 1900 ईस्वी से 1950 तक की इटली को क्रोचे की इटली कहा जाता था। मतलब उन्होंने, उनके विचार, उनके सिद्धांतों ने इतना ज़्यादा प्रभावित कर लिया था इटली को कि इटली का क्रोचे की इटली कहा जाता था इटली को। समझ रहे हैं आप? तो पाश्चात्य कला, साहित्य एवं दर्शन से उनका गहरा अनुशीलन था। कला और साहित्य विषयक उनके मतों का प्रभाव 20वीं सदी के पाश्चात्य साहित्यकारों पर भी अत्यधिक पड़ा था। तो अभिव्यंजनावाद का ध्यान काव्य की विषय वस्तु के चुनाव पर नहीं है। अब अभिव्यंजनावाद आप समझेंगे तो पहले क्या देखेंगे कि जो क्रोचे है, कौन है उनके प्रवर्तक, वेंडेट क्रोचे, और उन्होंने अपने विचारों से इतना ज़्यादा प्रभावित किया था, सिद्धांतों से, कि इटली को क्रोचे की इटली कहा जाता था। अब अभिव्यंजनावाद यह मानते हैं कि आत्मा या मन की अभिव्यक्ति ही काव्य है। आत्मा या मन की अभिव्यक्ति, जब हम कोई चीज़ अभिव्यक्त कर रहे हैं तो उसकी अभिव्यक्ति ही क्या है, काव्य है। अभिव्यंजनावादी यह मानते हैं। अतः कवि के मन में जीवन और जगत का जो रूप उभर कर सामने आता है, उसे व्यक्त करने में कोई दोष नहीं है। मतलब कि आपके या कवि के मन में कोई भी जीवन और जगत के बारे में, मतलब जो हम लाइफ जीते हैं या अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के बारे में हम कुछ भी बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। रोचे ने इसी बात को आधार मानकर अभिव्यंजनावाद की स्थापना की। ठीक है, आपको समझ में आया कि क्या है अभिव्यंजनावाद? आगे देखते हैं। और इसी तरह हमने दूसरे भी क्लासेस बनाए, उसमें टी.एस. इलियट को भी लिया है हमने, और आगे जाके हम रिचर्ड्स को भी लेंगे। इससे ही हमने कल्पना सिद्धांत जो था अरस्तू का, वह भी एक्सप्लेन किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो देख सकते हैं। आगे देखते हैं आत्मीय क्रियाएं। क्रोचे मानते हैं कि आत्मा या मन की अभिव्यक्ति ही काव्य है। मनुष्य की आत्मा की दो क्रियाएं होती है। मनुष्य की आत्मा की कितनी क्रियाएं होती है? दो क्रियाएं होती है। एक तो सैद्धांतिक होती है और एक व्यवहारिक होती है। अब जो सैद्धांतिक क्रिया के द्वारा ही मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। क्या करते हैं यहाँ पे आपने को बताया कि एक तो सैद्धांतिक होती है और एक व्यवहारिक होती है। अब जो सैद्धांतिक क्रिया होती है वह मनुष्य के ज्ञान के द्वारा प्राप्त करता है, और व्यवहारिक क्रिया के द्वारा जीवन में व्यवहार करता है। तो मनुष्य जितनी भी क्रियाएं होती है, जो सैद्धांतिक क्रिया होती है, वो ज्ञान, मतलब आपने कितना ज्ञान हासिल किया,
और उसके द्वारा आपको जो चीज़ प्राप्त हुई वो क्या है, वो सैद्धांतिक क्रिया है। उसके द्वारा जो आप क्रियाएं करते हैं, मतलब ज्ञान हासिल करने के बाद जब बच्चा एक केजी फर्स्ट में पढ़ता है, केजी फर्स्ट के बाद जब वो चीज़ें एनालाइज करना सीख जाता है कि ये एप्पल है, ये बनाना है, या ये रूम है, ये रूम का कलर कौन सा है, तो इसे ज्ञान प्राप्त करके वो जो क्रियाएं करता है वो सैद्धांतिक क्रिया होती है। और व्यवहारिक क्रिया वो होती है, वो जीवन में के द्वारा व्यवहार करता है, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है, जो उसके माँ बाप उसको प्रैक्टिकली जो करवाते हैं, उसके प्रैक्टिकल के द्वारा जो सीखता है। इन दोनों प्रकार की क्रियाओं के दो दो भेद हैं। एक तो सैद्धांतिक क्रिया के दो भेद हैं, एक प्रतिभा और एक बौद्धिक क्रिया। प्रतिभा वही होता है कि आप कल्पना करते हैं, और बौद्धिक क्रिया मतलब मतलब बुद्धि के द्वारा जो आप प्राप्त कर सकें, मतलब सीख कर। ठीक है। व्यवहारिक क्रिया प्रैक्टिकल रहेगी, जैसे व्यवहारिक क्रिया नाम से ही समझ में आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि क्रोचे ने दो चीज़ों के द्वारा अभिजनवाद को बारे में बताया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि प्रतिभा ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान। क्रोचे ने ज्ञान दो प्रकार के माने हैं। कौन से माने? एक तो प्रतिभा ज्ञान होता है और एक बौद्धिक ज्ञान होता है। क्रोचे के अनुसार प्रतिभा ज्ञान कल्पना से उत्पन्न होता है और बौद्धिक ज्ञान बुद्धि से प्राप्त होता है। ठीक है ना। प्रतिभा ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? कल्पना से। जब आप किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि वह कैसा होगा, क्या होगा, या ये करने से क्या होगा, इसे ही प्रतिभा और प्रज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। प्रतिभा और प्रज्ञा मनुष्य के आंतरिक मन की दो आंखें हैं। आंतरिक मन में जब प्रतिभा या कल्पना का उदय होता है, तब प्रज्ञा अर्थात बुद्धि भी सक्रिय हो जाती है। जब आप किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो उस समय आपका माइंड भी उस चीज़ के प्रति अलर्ट हो जाता है कि हम क्या चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, किस चीज़ को हम कल्पना कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं किस चीज़ का। ठीक है ना। तो जब किसी वस्तु की मन में कल्पना जगती है तो बुद्धि उसकी सहायता करती है, किंतु यहाँ प्रतिभा सूर्य के प्रकाश के समान है, तो प्रज्ञा दीपक की रोशनी के समान है। ठीक है ना। प्रतिभा क्या बता रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश के समान है, और जो प्रज्ञा है, मतलब प्रज्ञा वही जिससे हम कुछ सीखना, वो दीपक की रोशनी के समान है। मतलब यह है कि बौद्धिक ज्ञान प्रतिभा ज्ञान या प्रतिभा के आलोक में ही व्यक्त होते हैं। मतलब ये सब जो चीज़ें हैं वो सब क्या है, ये सब चीज़ें एक ही है। बौद्धिक ज्ञान होना, प्रतिभा ज्ञान होना, या आपके अंदर जो प्रतिभा होना है, उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्ट हैं। बुद्धि से उत्पन्न विचार प्रतिभा अनुभूति के विषय बन जाते हैं। मतलब अगर हम कोई बुद्धि से हम कोई विचार उत्पन्न करते हैं, उसी में ही हमारा मन कल्पना करने लग जाता है। तो बुद्धि का इसमें बहुत बड़ा रोल है, मतलब माइंड का। ठीक है ना। काव्य में पात्रों के विचार बुद्धिजन्य होकर भी प्रतिभा के आलोक में ही भाषित होते हैं। ठीक है। इस प्रकार कोचे ने प्रतिभा ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान पर विचार करते हुए उनके पारस्परिक संबंधों की विवेचना की है कि प्रतिभा ज्ञान बौद्धिक ज्ञान में से स्वतंत्र होता है। अभी क्या बोल रहे हैं कि प्रतिभा ज्ञान बौद्धिक ज्ञान से स्वतंत्र होता है। विज्ञान दर्शन आदि बौद्धिक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं, और काव्य में दोनों ज्ञानों का समन्वय होता है। वे जो विज्ञान है और दर्शन है वो बौद्धिक ज्ञान कहते हैं, और विज्ञान के साइंटिफिक जो नॉलेज होगा वो सब क्या होगा, बौद्धिक होगा, और जो काव्य होगा वो दोनों का समन्वय होगा, क्योंकि काव्य प्रतिभा और प्रज्ञा के बिना या कल्पना के बिना नहीं बन सकता है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि प्रतिभा ज्ञान और वस्तु क्या होता है। क्रोचे कला में केवल रूप का महत्व स्वीकार करते हैं, वस्तु या सामग्री का नहीं। उनका सारा बल रूप पर है। रूप को ही उन्होंने अभिव्यंजनावाद भी कहा है। कलाकार को वस्तु के चयन की स्वतंत्रता नहीं है, ये वह तो स्वयं स्फुरित होती रहती है और स्फुरण के साथ ही अभिव्यक्त भी हो जाती है। इसलिए कलाकार को वस्तु के चयन का अवकाश नहीं रहता है। ठीक है ना जी। वो क्या बता रहे हैं कि जो क्रोचे है वो कला के रूप में किसको स्वीकार करते हैं, सिर्फ रूप को स्वीकार करते हैं, किसी वस्तु या सामग्री को नहीं स्वीकार करते हैं। रूप को ही उन्होंने क्या कहा है, अभिव्यंजनावाद कहा है। ठीक है ना। इसको हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि वस्तु या सामग्री के चयन के लिए चिंतन आवश्यक होता है, इसमें से कोई चीज़ पहले नहीं होती है। ये देखते हैं।
वो क्या कह रहे हैं कि आंतरिक प्रेरणा के क्षण में एकाएक कोई वस्तु या विषय सामग्री प्रतिभा, ज्ञान या स्वयं प्रकाश से उद्बोधित उठती है। ठीक है, यह समस्त प्रक्रिया आंतरिक होती है, इसलिए कलाकार वस्तु पर निर्भर करने को बाध्य मानता है। अब देखिए, ये इसकी जो लैंग्वेज है इस बुक की, वो काफ़ी टफ आ रही है, तो इस पैराग्राफ को हम ऐसे करके समझेंगे कि क्रोचे का जो मत है वो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के कल्पना सिद्धांत के अनुकूल है। जो क्रोचे का क्या मत है, वो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के कल्पना के सिद्धांत के अनुकूल है। प्रतिभा, ज्ञान या प्रतिभा से उत्पन्न कल्पना के द्वारा ही काव्य का सृजन होता है। मतलब पूरे बातों का अगर हम निचोड़ करें कि जो काव्य है वो कल्पना के द्वारा ही उसका सृजन होता है। कवि प्रत्येक वस्तु को कल्पना के रंग में रंग कर उसे नया रूप देता है। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि जो कविता है वो तो कल्पना के द्वारा ही होती है। अब देखो, कवि जो है वो कैसे कविता करेगा या काव्य कैसे करेगा, पहले वो उसको उसको एक बुद्धि की तरह, मतलब एक किसी बात को हम सोचते हैं तो उसमें बुद्धि का काम हो जाएगा। सोचते सोचते फिर हम उसकी कल्पना करने लग जाते हैं, और जब कल्पना करने लग जाते हैं तो ये सब क्या आ जाएगा कि कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का कल्पना सिद्धांत के अनुकूल हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि प्रतिभा, ज्ञान और साधारण जन क्या होता है। प्रतिभा ज्ञान क्या होता है, पहले प्रतिभा ज्ञान और वस्तु देखा हमने, अब प्रतिभा ज्ञान और साधारण जन देखते हैं। रोचे की गणना में उन आलोचकों में की जाती है जिसके अनुसार कलाकार की जो प्रतिभा है और जनसाधारण की जो प्रतिभा है उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। कौन कह रहे हैं, रोचे की गणना में आलोचक कह रहे हैं। वस्तु प्रत्येक व्यक्ति में कवि या कलाकार का गुण रहता है। ये प्रतिभा कोई आकाश से टपकी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि पूर्ण रूप से मानवीय गुण है। ये बिल्कुल ठीक है कि आपके अंदर जो प्रतिभा है वो हर एक अंदर के मनुष्य के अंदर वो प्रतिभा होती है, जो अल्पाधिक रूप से सबों में रहती है। कवि सभी होते हैं, कोई छोटा कवि होता है, कोई बड़ा। यदि दोनों की प्रतिभा में अंतर होता है तो साधारणीकरण का होता है। दोनों में तादात्म्य स्थापित कैसे होगा, केवल अंतर इतना है कि कवि की अनुभूति तीव्र, सूक्ष्म, काल्पनिक होती है। अब देखिए कि यहाँ पर जितने भी मनुष्य हैं तो कोई किसी बात में सोचता है, कोई किसी बात में सोचता है। मतलब मनुष्य एक ही है, पर उसके सोचने का जो तरीका है, सोचने की जो डायरेक्शन है, कोई किस डायरेक्शन में सोचता है, कोई किस डायरेक्शन में सोचता है। मतलब अगर आपको कोई रिपोर्टर बनना चाहता है, कोई कवि बनना चाहता है, कोई क्या बनना चाहता है, तो सब में एक अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। उन क्वालिटीज़ के अंदर, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी के अंदर उनका विकास होता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं कि तात्पर्य है कि काव्य से आनंद इसलिए प्राप्त होता है कि हमारी और कलाकार की कल्पना एक सी होती है। क्रोचे ने लिखा है कि कलात्मक अनुभव साधारण मनुष्य के जीवन में आने वाले अनुभव से कोई भिन्न वस्तु नहीं है। ठीक है ना, जो कलात्मक अनुभव है वो साधारण मनुष्य के जीवन में आने वाले अनुभव से कोई भिन्न वस्तु नहीं। मतलब अनुभव तो होता ही रहता है प्रत्येक मनुष्य को, अंतर केवल यह है परिणाम का है, परिमाण का है। मतलब आप उसको कितना कितना एनालाइज कर रहे हो, कितना उसको देख रहे हो, कितना उसको माप पा रहे हो। उदाहरण के लिए, यदि साधारण व्यक्ति किसी दृश्य में से अकेले फूल की इंट्यूशन कर पाता है तो कलाकार समस्त दृश्य का, मतलब अगर एक सिंपल व्यक्ति किसी फूल को देखता है तो वो ये समझता है कि ये सिर्फ एक सिंपल सा फूल है। अब ये जो कलाकार होगा, कोई कवि होगा, तो उस फूल में सुंदरता का अनुभव करेगा, उसकी सुंदरता को देखेगा और कल्पना में विचरण करके उसकी सुंदरता को एक्सप्लेन कर देगा। यह कलाकार और साधारण मनुष्य का फ़र्क है। दोनों ने फूल देखा, पर एक ने फूल में जब देखा तो उसने एक देखा कि एक सिंपल सा फूल है, इसमें से खुशबू आती है और देखने में सुंदर है। पर कलाकार ने क्या कहा कि इसकी बनावट कैसी है, इसकी एक एक पंक्तियों में उसके जो कलर है, उसका जो फ्रेगनेंस है और उसके कलर के जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कोई शेडेड है, कोई कैसा है, और उसको जहाँ पर वो प्लांट लगा हुआ है उससे उस एटमॉस्फेयर या उस लोकेशन को कितना ब्यूटीफुल बना रहा है, कवि ने यह भी एनालाइज किया। ठीक है ना, तो आपने देखा कि एक साधारण मनुष्य और कवि में क्या फ़र्क होता है। तो कलाकार इस मनुष्य के संपूर्ण जीवन की विषय उपलब्धि
कर लेता है। ठीक है ना। अब हम इसके निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि एक्चुअली अभिव्यंजनावाद है क्या। तो क्रोचे प्रतिभा ज्ञान और सहजानुभूति, मतलब सहजानुभूति मतलब एकदम से जो सहज अनुभूति होती है, स्वयं प्रकाश ज्ञान में या अंतः प्रज्ञा को कलात्मक ज्ञान मानता है। रोचे क्या मानता है कि जो आपके अंदर एकदम से आप अनुभव करते हो और अंदर से आप उस चीज़ के प्रति कल्पना करने लगते हो, तो उसको क्या मानता है, प्रतिभा ज्ञान मानता है। और कल्पना को आंतरिक मन की चेतन क्रिया मानता है कि अगर उस चीज़ के प्रति हम कल्पना कर रहे हैं तो हमारा मन अंदर से कितना चेतन है, कितना जगा हुआ है। ठीक है ना। यह कल्पना ही अभिव्यंजनावाद है। ठीक है ना। कि सहज अनुभूति, अगर आप उस चीज़ के प्रति सहज अनुभूति कर रहे हैं या कोई प्रकाश या आपके अंदर कोई उसके प्रति ज्ञान प्रकाशमान हो रहा है और उसके बाद उसी टॉपिक पे आप उस चीज़ की कल्पना करने लग जा रहे हैं, तो ये क्या है, अभिव्यंजनावाद है। वस्तु कल्पना के द्वारा खपाए जाने और एकीकृत किए जाने पर ठोस या मूर्त रूप में प्राप्त होती है, जिसे प्रतिभा ज्ञान कहते हैं। क्रोचे के अनुसार यह प्रतिभा ज्ञान ही काव्य या कला है। जब कोई वस्तु कल्पना के द्वारा एकीकृत किए जाने पर एक मूर्त रूप प्राप्त कर लेती है। ठीक है। अब आपने इस लाइन को समझा। इसको कैसे समझेंगे कि अभी हमारे सामने एक वस्तु पड़ी है। अब वो वस्तु क्या है, एक वस्तु निर्जीव वस्तु है, पर जब उसमें जान डालने लग जाते हैं, हम उसको लाइव महसूस करने लग जाते हैं कि ये जो वस्तु है इसके अंदर भी प्राण है, इसके अंदर भी ब्यूटी है, और उस कल्पना को हम विचरण करने लग जाते हैं, कल्पना करने लग जाते हैं उस बारे में, तो वो क्या हो जाती है, वो प्रतिभा ज्ञान बन जाती है, और वही क्या है, काव्य है क्रोचे के अनुसार। अब हम एक फोटोग्राफी की चर्चा करते हुए क्रोचे ने लिखा है कि यदि फोटोग्राफी में कुछ कलात्मक है तो फोटोग्राफर ने प्रतिभा ज्ञान या उसके दृष्टिकोण को व्यक्त करने में है। अब देखो फ़ोटो, जैसे अभी देखो कोई भी एक ऐसी जगह है, हम उसका फ़ोटो लेते हैं पर वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं बनती। अब उसी चीज़ को एक फ़ोटोग्राफ़र अगर लेता है और उसको अपनी ब्यूटी उसमें ऐड कर लेता है, मतलब उसमें एक प्रतिभा है कि किस चीज़ को हम कौन से एंगल से इसको हम क्लिक करेंगे तो वो ज़्यादा ब्यूटीफुल बनेगा, तो उसके अंदर ये कला है। तो इससे स्पष्ट होता है कि क्रोचे प्रतिभा ज्ञान और दृष्टिकोण को समानार्थी मानते हैं। समझ में आ गया, प्रतिभा ज्ञान की वस्तु वही है, पर एक जो व्यक्ति है वो उसको अलग डायरेक्शन में सोचता है, अलग लेता है उन चीज़ों को, और उसी जगह पर एक कवि जो है उस चीज़ को अलग रूप में लेता है। तो इस अर्थ में कल्पना आंतरिक मन की दृष्टि मानी गई है। मतलब जो कल्पना है वो क्या है, हमारे आंतरिक मन से ही आती है। कल्पना तो आप बौद्धिक से तो कर ही नहीं सकते। जिस प्रकार की यह दृष्टि होगी उसी प्रकार से बाह्य वस्तु आपको प्रदान करेगी। मतलब आपके देखने का नज़रिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं, समझ लिए। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि थोड़ा सा और लगेगा, पर मैं एक बोल रही हूँ कि देखिए जैसे एक बच्चा है, वो अभी न्यूड बैठा है। न्यूड बैठा है मतलब उसने कपड़े नहीं पहने, ठीक है। तो जो दूसरे लोग हैं उसको क्या देखकर समझेंगे, छी कितना गंदा बच्चा है। और जो माता होगी वो अपने बच्चे को कैसे देखेगी, प्यार से देखेगी, और अपने अंदर कितना उसका प्यार है कि ये मेरा बच्चा है। उसको बिना कपड़ों में भी वो बच्चा प्यारा लग रहा है, उसकी देखने का नज़रिया है। ठीक है ना। और यहीं हम उस बच्चे को अच्छे से कपड़े पहना देंगे तो आप लोगों को, मतलब दो दूसरे व्यक्ति उसको अच्छा अच्छा समझेंगे, पर माँ तो उस बच्चे में क्या देखेगी, अपनात्व। मतलब ये देखने का नज़रिया है। ठीक है ना। कि एक सौंदर्य, या एक काले और गोरे व्यक्ति की भी आप कल्पना कर सकते हैं। काला अगर बच्चा होगा तो दूसरे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, पर वो काला बच्चा जो है माँ को तो अति प्रिय लगेगा। ये देखने का एक नज़रिया है। ठीक है ना। तो उदाहरण के लिए एक यहाँ पे उदाहरण हमने प्रस्तुत किया है कि तुलसीदास ने इसी को भावना मानकर लिखा है कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। अब भावना जैसी होगी तो प्रभु की मूरत भी आपको वैसी दिखेगी। अब आप पत्थर के सामने पूजा करते हैं तो आपको क्या दिखता है, अगर आपकी भावना है कि ईश्वर है तो आप उसमें ईश्वर की अनुभूति करेंगे, और यदि आपकी भावना नहीं होगी कि ये तो पत्थर है तो आपको वो पत्थर ही दिखेगा। ठीक है ना। प्रभु की मूर्ति एक ही थी, किंतु भावना भेद के कारण अनेक रूप उसके आभासित हो रहे थे। काव्य में कवि का दृष्टिकोण ही प्रधान होता है, और काव्य में वही दृष्टिकोण व्यक्त भी होता है।
अपारे काव्य संसारे कवि एक प्रजापति यथा समय रोचते विश्व तथे परिवर्तते। भारतीय आचार्यों ने भी वही कहा है जिसे क्रोचे ने माना है। कवि को जैसा रुचता है उसका दृष्टिकोण वैसा होता है और वैसा इस संसार को रूप भी वह प्रदान करता है। मतलब वैसा ही वो एक्सप्लेन करके आपके सामने ला देगा। ठीक है ना। आया आपको अभिव्यंजनावाद क्या होता है। अब अभिव्यंजनावाद को आप कभी भूलेंगे नहीं कि कैसा क्या होता है। अब अभिव्यंजनावाद की विशेषताएं क्या होती है। अब एनटीए जो है वो पेपर ऐसा सेट करता है कि कभी कभी उस टॉपिक से रिलेटेड आपको विशेषताएं बोल देगा कि अभिव्यंजनावाद में क्या होता है। तो अभी हमने इतना सारा पढ़ा तो आपको कुछ तो 100 में से मैं मानूंगी 70% तो समझ में आया ही होगा। तो अभिव्यंजनावाद की कुछ अन्य विशेषताएं भी है, देखेंगे अपन क्या है। अभिव्यंजनावाद जो है का यह निरूपण कला के लिए है, कलाकृति के लिए नहीं है। कला की अभिव्यक्ति के लिए कलाकार विवश है, क्योंकि ये अनुभूति सहज या स्वाभाविक होती है। किसी भी चीज़ की अनुभूति जो होगी वो आपको सहज होगी, अभी के अभी होगी, आप उसको अनुभव करोगे। उसे कृति या रचना का रूप देना आपके हाथ में। फिर क्रोचे के अनुसार अनुभूति और अभिव्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। उसकी धारणा है जैसे फिल्टर से छना हुआ पानी इसी रूप में शुद्ध जल भी होता है, उसी प्रकार अभिव्यक्त किया हुआ विषय अनुभूत किए हुए विषय का ही व्यक्त रूप होता है। जैसे आपने अभिव्यक्त किया या उसको एक्सप्लेन किया है वैसा ही होता है। क्रोचे के अनुसार कला का मूल्यांकन समग्र होना चाहिए। विषय वस्तु शैली पद योजना भाव विचार आदि के रूप में खंड खंड करके की जाने वाली मीमांसा कोई वे कलाकृति मानते हैं। मीमांसा मतलब वही मेमोराइज करना, मतलब किसी चीज़ की नकल करना, किसी विषय वस्तु की शैली की पद योजना की भाव की। मीमांसा को वे कलाकार की कलाकृति की हत्या मानते हैं। खंड खंड करके की जाने वाली मीमांसा मतलब किसी एक ही चीज़ की आप पहले विषय वस्तु के बारे में बता रहे हैं, फिर उसकी शैली, फिर उसका अर्थ, उसके अनुसार कलाकृति का मूल्यांकन अखंड रूप में किया जाना चाहिए, मतलब एक साथ किया जाना चाहिए। अब आप किसी फूल की तारीफ कर रहे हैं तो पहले तो आप उसको बता रहे हैं कि उसकी ब्यूटी कैसी है, फिर बता रहे हैं कि उसके अंदर एक मतलब उसके पार्ट्स कर दे रहे हैं किसी भी एक चीज़ के, तो वो नहीं है। उसको एक साथ किसी चीज़ के बारे में उसको सारा का सारा एक्सप्लेन कर देना। अब वो क्या कह रहे हैं कि क्रोचे की एक स्पष्ट मान्यता है कि जिस प्रकार सौंदर्य अखंड है और उसका श्रेणी विभाजन नहीं हो सकता है, उसी प्रकार कला की कोटियाँ नहीं हो सकती। मतलब कला का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, कला को तोड़ नहीं सकते, मरोड़ नहीं सकते कि हमने इसको मरोड़ दिया, उसका एक एक करके आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जिसका भी है, जिसकी भी किसी भी एक व्यक्ति की खूबी है, मतलब किसी को भी आप सुंदर अगर कह रहे हैं तो पूरी तरह सुंदर कहना है, उसमें कोई मीन मेक नहीं निकालना है फिर, है ना। और उसका क्या करना है, बिल्कुल शुद्ध रूप से खुल के उसका सौंदर्य का बोलबाला करना है। ठीक है, आगे देखेंगे कि इसके निष्कर्ष क्या हैं। अब क्रोचे किन निष्कर्ष पे पहुंचा है वो देख लेते हैं अपन, तो थोड़ा ये कंक्लूजन हो जाएगा कि क्रोचे कलावाद यहाँ कला के लिए है, सिद्धांत के समर के लिए। अब ये आ सकता है कला के लिए, ये किसने कहा है, ये क्रोचे ने कहा है। कला का स्वतः स्फुरण होता है, प्रयास पूर्वक उत्पादन नहीं होता है। कला अखंड है, अभी मैंने बताया था सौंदर्य कला की अखंडता में अलग अलग करने से वह नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब आपको ऐसी सुंदरता, जैसे फूल का मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि फूल हम मतलब हमारे प्रैक्टिकल में होता ही है, हम उसको बार बार देखते ही रहते हैं, कभी माला के रूप में, कभी फंक्शन में, कभी गार्डन में, तो हमारे लाइव हम उसको देख चुके हैं। तो फूल अब आप देखोगे, अब फूल जैसे है पूरा का पूरा फूल है तो वो कितना सुंदर लग रहा है। अब आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, बिखराव कर देंगे तो वो कैसा हो जाएगा। तो वही बता रहे हैं कि कला का जो सौंदर्य है अखंडता में है और उसको अलग अलग कर देने में नहीं है। कला सर्वदा आंतरिक क्रिया है, उसका संबंध मन से, वस्तु का कोई महत्व नहीं है। अब मैंने बताया ना कि कोई भी एक वस्तु, वो वस्तु की तरफ मत देखो आप उसको, उसमें आप उसको फील करके देखो कि यह कैसा है, उसको लाइव देखो, उसमें जान डाल के देखो किसी भी चीज़ में। कलाबोध के लिए ऐतिहासिक परिवेश का ज्ञान आवश्यक है। क्रोचे के अनुसार कला अभिव्यंजनावाद, प्रतिभा ज्ञान, सृजनानुभूति और कल्पना आदि पर्यायवाची, मतलब ये जितने भी वर्ड हैं, कला है, अभिव्यंजना है, प्रतिभा ज्ञान है, सहज अनुभूति है और कल्पना है, वो आदि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं।
तो आपने अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, अभिव्यंजनावाद क्या होता है, तो वह सहज अनुभूति होती है, जो कलाकार को सहज अनुभूति होती है, वह उसके सौंदर्य को अखंड रूप देखता है। कला कला के लिए यह किसका है, अभिव्यंजनावाद, ये किसका है, क्रोचे का सिद्धांत है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, तो आप इस क्लास को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके पास यह वीडियो पहुंचेगा और मेरी भी कोई हेल्प हो जाएगी। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, प्लीज़ शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक। थैंक यू वेरी मच।